इस वीडियो में हम क्लास 10th साइंस की त्रैमासिक परीक्षा 2022-23 के लिए चैप्टर नंबर 7 और चैप्टर नंबर 10 के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को समझेंगे। तो सबसे पहले हम चैप्टर नंबर 7 के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को देखेंगे, फिर चैप्टर नंबर 10 को देखेंगे। तो चलिए चैप्टर नंबर 7 का पहला क्वेश्चन है, प्रतिवर्ती क्रिया तथा टहलने के बीच क्या अंतर है। तो देखिए, प्रतिवर्ती क्रिया मस्तिष्क के मेरुरज्जु हिस्से के द्वारा नियंत्रित होती है। प्रतिवर्ती क्रिया जो होती है वो मस्तिष्क के मेरुरज्जु हिस्से के द्वारा होती है नियंत्रित, जबकि टहलने की क्रिया मस्तिष्क द्वारा सोची समझी जाती है। हमको टहलना है तो हमारे माइंड द्वारा हम सोचते हैं, फिर उसके बाद टहलने की क्रिया करते हैं। ठीक है, तो ये प्रतिवर्ती क्रिया और टहलने के बीच अंतर था। अगला क्वेश्चन है, आयोडीन युक्त नमक के उपयोग की सलाह क्यों दी जाती है। तो देखिए, थायराइड ग्रंथि के द्वारा शरीर में कार्बोहाइड्रेट, वसा तथा प्रोटीन का अपचयन होता है। थायराइड ग्रंथि से निकलने वाले थायरोक्सिन हार्मोन के लिए आयोडीन की आवश्यकता होती है, इसलिए आयोडीन युक्त नमक के उपयोग की सलाह दी जाती है। देखिए क्या है, जो हमारे शरीर में कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन है, इनका अपचयन थायराइड ग्रंथि के द्वारा होता है और इस ग्रंथि से थायरोक्सिन हार्मोन निकलता है, जिसके लिए हमें आयोडीन की आवश्यकता होती है। इसीलिए हम आयोडीन युक्त नमक के उपयोग की सलाह देते हैं। अगला क्वेश्चन है, मधुमेह के कुछ रोगियों की चिकित्सा इंसुलिन का इंजेक्शन देकर क्यों की जाती है। मधुमेह का मतलब होता है डायबिटीज, शुगर, है ना। तो जो शुगर के पेशेंट होते हैं, डायबिटीज के पेशेंट होते हैं, तो कई बार आपने सुना होगा कि जो उनकी शुगर है, डायबिटीज है, वो कंट्रोल नहीं होती है दवाइयों से। तब फिर कहा जाता है कि उसको इंसुलिन इंजेक्शन दिया जाएगा, तभी उसकी शुगर कंट्रोल होगी। तो क्वेश्चन पूछा गया है कि ऐसे पेशेंट्स को इंसुलिन का इंजेक्शन क्यों दिया जाता है। तो देखिए क्या होता है, मधुमेह रोगियों में इंसुलिन हार्मोन की कमी होती है। जो हमारे शरीर में जो भी मधुमेह के डायबिटीज वाले पेशेंट होते हैं, उनके अंदर जो है इंसुलिन हार्मोन कम बनता है, कम मात्रा में बनता है, उसकी कमी होती है, जिसके कारण रक्त में ग्लूकोज का स्तर बढ़ जाता है। मतलब इंसुलिन हार्मोन कम निकलता है, जिसकी वजह से जो ब्लड है उसमें शुगर का लेवल बढ़ जाता है। ठीक है, और इसीलिए रक्त में ग्लूकोज का स्तर कम करने के लिए इंसुलिन इंजेक्शन का उपयोग किया जाता है। तो इंसुलिन हार्मोन कम होता है, जिसकी वजह से ब्लड में ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाता है। उस ब्लड में ग्लूकोज के लेवल को कम करने के लिए ही इंसुलिन इंजेक्शन का उपयोग किया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, अनैच्छिक क्रियाएं तथा प्रतिवर्ती क्रियाएं एक दूसरे से किस प्रकार भिन्न हैं। तो देखिए, अनैच्छिक क्रियाएं क्या होती हैं। अनैच्छिक यानी अनऐच्छिक, इन क्रियाओं को मस्तिष्क नियंत्रित करता है। ठीक है, जैसे सांस लेना, ये क्रियाएं संपन्न होने में ज्यादा समय लेती हैं। और प्रतिवर्ती क्रियाएं क्या होती हैं, इन क्रियाओं को मेरुरज्जु द्वारा नियंत्रित किया जाता है, जैसे गर्म वस्तु को छूने पर हाथ का हटना। ये क्रियाएं बहुत कम समय में संपन्न हो जाती हैं। तो देखिए, अनैच्छिक क्रियाएं क्या होती है, इनको मस्तिष्क के द्वारा नियंत्रित किया जाता है, जैसे सांस लेना हो गया। ठीक है, तो ये क्रियाएं जो है संपन्न होने में ज्यादा समय लेती हैं, जबकि प्रतिवर्ती क्रियाएं मेरुरज्जु के द्वारा नियंत्रित होती हैं। जैसे एग्जाम्पल दिया गया कि गर्म वस्तु को छूने पर हाथ का हटना। आप जैसे ही किसी गर्म वस्तु को छूते हो तो तुरंत उससे अपना हाथ हटा लेते हो। इस क्रिया को संपन्न होने में बहुत ही कम समय लगता है। ऐसा तो नहीं कि जब आपका हाथ जल जाएगा तब आपको पता चलेगा कि नहीं, मैंने इस गर्म वस्तु को छुआ था तो हाथ जल गया, तब आप हाथ हटाओगे। ऐसा नहीं, आप जैसे ही छूते हो बस कुछ ही सेकंड से भी कम टाइम लगता है और आप तुरंत हाथ अपना हटा लेते हो। तो इस क्रिया को संपन्न होने में बहुत ही कम समय लगता है। ठीक है, और ये मेरुरज्जु के द्वारा नियंत्रित की जाती हैं। अगला क्वेश्चन है, तंत्रिका कोशिका की संरचना बनाइए तथा इसके कार्यों का वर्णन कीजिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको तो आप बहुत ही अच्छे से कंप्लीट कर लीजिएगा। तो देखिए, तंत्रिका कोशिका की जगह पर न्यूरॉन भी लिख के आ सकता है, तो आप ये भी याद रखिएगा। न्यूरॉन की हमें संरचना बनानी है और फिर उसके बारे में भी बताना है और कार्य का वर्णन करना है। तो देखिए, जो तंत्रिका कोशिका है उसके 3 भाग होते हैं। यहाँ पर मैंने नीचे चित्र भी बनाया है। तो देखिए, तंत्रिका कोशिका के 3 भाग होते हैं। पहला भाग है कोशिकाएं,
दूसरा द्रोमिका और तीसरा एक्सॉन। अब देखिए यहाँ पर आप देखिए यहाँ चित्र पे, तो यहाँ पर ये चित्र बना हुआ है, इसमें कोशिका, ये जो बीच वाला पार्ट है इसमें लिखा हुआ है कोशिका काय, ठीक है, ये वाला पार्ट हो गया द्रोमिका, और बीच में होता है केंद्रक, और ये जो यहाँ पर तंत्रिकाक्ष लिखा हुआ है ये ज्वाइंट एक तरह से कहला जाएगा। तो अब इसके बारे में हम पढ़ते हैं तो समझ में आएगा। देखिए, प्रत्येक तंत्रिका कोशिका में कोशिका द्रव्य से घिरा केंद्रक होता है। देखिए, तंत्रिका कोशिका का चित्र है, इसमें जो केंद्रक बीच में बना हुआ है ये कोशिका द्रव्य के द्वारा घिरा हुआ है, ठीक है, और बहुत सी शाखाएं निकलती हैं जिन्हें द्रोमिका कहते हैं। ये आप देख रहे हैं यहाँ पर बहुत सारी शाखाएं निकली हुई हैं, ये द्रोमिका लिखा भी हुआ है। तो इस तरह की जो ये शाखाएं हैं इन्हें द्रोमिका कहते हैं। इनमें से एक कोशिका द्रव्य संरचना अधिक लंबी होती है जो एक्सॉन कहलाती है। तो देखिए यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि इन्हीं द्रोमिकाओं में से एक रेखा, एक यहाँ पर शाखा बढ़ती जा रही है आगे की ओर, जहाँ तंत्रिकाक्ष लिखा हुआ है। देखिए आप, ये पूरी एक रेखा है या एक कोशिका शाखा बोल सकते हैं, ये आगे बढ़ती जा रही है, सबसे अधिक लंबी होती है, तो इसको एक्सॉन बोलते हैं। ठीक है, तो ये आपको चित्र भी अच्छे से कंप्लीट कर लेना है। अब हमें इसमें तंत्रिका कोशिका के कार्यों का वर्णन करना था। तो कार्य क्या है? ये ग्राही से सूचनाएं लेकर मस्तिष्क तक पहुंचाती है। तंत्रिका कोशिका बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है हमारे शरीर के लिए। ये जो भी सूचनाएं होती है वो हमारे मस्तिष्क तक लेकर के जाती है, तब हमें पता चलता है और फिर हम उसके विपरीत प्रतिक्रिया करते हैं। मस्तिष्क से सूचनाएं लेकर विभिन्न अंगों तक पहुंचाती है। ठीक है, यदि तंत्रिका कोशिका खराब हो चुकी है हमारी, तो हमें ना तो सूचनाएं मिल पाएंगी ब्रेन तक, और ना ही ब्रेन से शरीर को अन्य भागों तक सूचनाएं मिलेंगी, जिसकी वजह से वो कोई काम नहीं कर पाएगा। ठीक है, अगला देखते हैं। अब देखिए, चैप्टर नंबर 10 के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं तो उनको भी देख लेते हैं। पहला है प्रकाश के परावर्तन के नियम। तो देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। प्रकाश के परावर्तन के नियम, दो नियम होते हैं। पहला नियम है आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। ठीक है, आपतन कोण और परावर्तन कोण दोनों बराबर होते हैं। दूसरा, आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल पर स्थित होते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अवतल दर्पण के दो अनुप्रयोग लिखिए। तो अवतल दर्पण जो उभरा हुआ होता है उसके क्या उपयोग हैं यहाँ पर? तो देखिए, अनुप्रयोग या फिर उपयोग दोनों का मतलब एक ही है। ठीक है, तो गाड़ियों की हेडलाइट और टॉर्च में अवतल दर्पण का उपयोग होता है, और हजामत बनाने वाले शीशे में, हजामत का मतलब सेविंग करना, दाढ़ी बनाना, ठीक है, तो उसका जो शीशा होता है उसमें भी अवतल दर्पण का ही उपयोग होता है। अगला, प्रकाश के अपवर्तन के नियम लिखना है। तो देखिए, अपवर्तन के भी दो नियम है, परावर्तन के दो नियम और अपवर्तन के भी दो नियम है, इनको अच्छे से कर लेना आप। पहला नियम है आपतित किरण, अपवर्तित किरण और आपतन बिंदु पर अभिलंब सभी एक तल पर स्थित होते हैं। परावर्तन के नियम में क्या लिखा हुआ था? देखिए, आपतित, दूसरा वाला आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब। ठीक है, और यहाँ पर क्या लिखा है? आपतित किरण, अपवर्तित किरण, बस इतना कंफर्म आपको याद रखना है। आपतित किरण, अपवर्तित किरण और आपतन बिंदु पर अभिलंब सभी एक तल पर स्थित होते हैं। दूसरा नियम इसका अलग है। किन्हीं दो माध्यमों के लिए आपतन कोण की ज्या, आपतन कोण की ज्या मतलब साइन आई, और अपवर्तन कोण की ज्या मतलब साइन आर, इनका अनुपात नियत रहता है। तो इस नियत अनुपात को स्नेल का नियम भी कहते हैं। तो आपसे स्नेल का नियम अगर पूछा जाए तो फिर आपको ये दूसरा वाला जो हमने लिखा है नियम, इसको लिख देना है जब स्नेल का पूछा जाए, और अगर अपवर्तन का नियम पूछा जाए तो ये दोनों लिखने हैं। ठीक है, तो देखिए n बराबर क्या है? साइन आई अपॉन साइन आर। ठीक है, आपतन कोण की ज्या मतलब साइन आई और अपवर्तन कोण की ज्या मतलब साइन आर, इसका जो अनुपात है वो नियत रहता है। वो नियत यहाँ पर n बराबर कुछ ना कुछ मान निकल के आएगा। अगला क्वेश्चन है अभिसारी और अपसारी लेंस में अंतर। तो देखिए, अभिसारी लेंस क्या होता है? उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं, अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं। अभिसारी लेंस बीच में मोटा होता है, जबकि अपसारी लेंस बीच में पतला होता है। अगला क्वेश्चन है
किसी अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब किस प्रकृति का बनेगा। यहाँ पर देखिए आपने कंडीशंस पढ़ी होंगी कि जब वस्तु अनंत पर रखी होगी, जब वस्तु फोकस पर रखी होगी। बुक में देखेंगे तो भी उसमें सारी कंडीशन के चित्र बने हुए हैं कि यदि वस्तु इस स्थान पर रखी है तो उसका चित्र यानी कि प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा, कैसा बनेगा। ठीक है, तो वो आप सारे जो स्थितियां हैं उनको अच्छे से कर लीजिएगा, कोई भी स्थिति आपसे पूछी जा सकती है। तो जैसे यहाँ पर दो हमने यहाँ पर क्वेश्चन में लिखी है। पहला, जब वस्तु अनंत पर रखी हो, अनंत पर रखी है तो उसका जो प्रतिबिंब है वो फोकस पर बनेगा और आकार में बहुत छोटा बनेगा, वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा। क्या बोला, जब वस्तु अनंत पर रखी होगी तो जो उसका प्रतिबिंब है वो फोकस पर बनेगा, वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा और आकार में बहुत छोटा बनेगा। अब दूसरा इसी में क्वेश्चन था, जब वस्तु P और F के बीच में रखी हो, तो P का मतलब है मुख्य ध्रुव और F मतलब फोकस। तो जब ध्रुव और फोकस के बीच में रखी होती वस्तु तो उसका जो प्रतिबिंब है वो आभासी बनता है, सीधा बनता है और वस्तु से बड़ा बनता है। ठीक है, ये भी एक कंडीशन थी। इस तरह से इसमें जो भी कंडीशन आपको दी गई हो वो सारी कंप्लीट कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है, इसकी फोकस दूरी क्या होगी। तो हमें वक्रता त्रिज्या दी गई है 20 सेंटीमीटर, हमें ज्ञात करना है इसकी फोकस दूरी। तो फोकस दूरी बराबर होता है वक्रता त्रिज्या बटे 2। ठीक है, मतलब आधी होती है फोकस दूरी। तो 20 से हमने 2 डिवाइड कर दिया, यहाँ पर 2 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 10 सेंटीमीटर। अगला क्वेश्चन है, उस लेंस की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए जिसकी क्षमता -2.0 डी है। डी का मतलब यहाँ पर डायोप्टर है। ठीक है, और कुछ नहीं है। यहाँ पर जो क्षमता होती है उसका जो मात्रक होता है वो डायोप्टर होता है, जिसको हम डी से डिनोट करते हैं। ठीक है, और जो क्षमता होती है उसको पी से डिनोट करते हैं, पावर। तो P बराबर हमें दिया गया है -2.0 डी। अब P बराबर फॉर्मूला होता है, यहाँ फोकस दूरी निकालना है तो इसका जो फॉर्मूला होता है P बराबर 1/f होता है। अब P का मान रखेंगे तो माइनस का 2 D आएगा। 2.0 का मतलब 2 ही होता है। ठीक है, तो -2D इज इक्वल टू हो गया 1/f। अब देखिए D मतलब डायोप्टर, अभी हमने बताया आपको कि ये केवल यूनिट लिखी हुई है, तो इसलिए हम चाहें तो D को हटा भी सकते हैं। तो अगले में हमने क्या किया, जो F था ये 1/f, तो यहाँ पर F लिखा हुआ है, तिर्यक गुणा कर दिया तो F चला गया बराबर के इस तरफ -2D की जगह पर, और -2D में से D तो हमने डायोप्टर था तो हटा दिया है और -2 आ गया F की जगह पर, तो आ गया F बराबर 1/-2। अब इसको जब हम डिवाइड करेंगे तो देखिए बगल में डिवाइड भी कर दिया है। 2 से भाग देंगे 1 को तो भाग तो जाएगा नहीं, तो दशमलव लगा करके 0 बढ़ाएंगे, 2 पंचे 10, तो आ गया 0.5 माइनस का आएगा। और फोकस दूरी चूंकि मीटर या फिर सेंटीमीटर में होगी तो यहाँ हमने मीटर वाला फॉर्मूला लगाया है, तो इसलिए फोकस दूरी निकल के आएगी 0.5 मीटर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, प्रकाश के अपवर्तन से आप क्या समझते हैं। तो जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो यह अपने मार्ग से विचलित हो जाती है, इस प्रक्रिया को ही प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में, इसका मतलब है मान लीजिए हवा है, ऊपर वायु है और वायु से पानी में प्रकाश की किरण आप डाल रहे हैं, तो आपको जो प्रकाश की किरण दिखेगी वो कुछ तिरछी दिखेगी। क्यों, क्योंकि वो अपने मार्ग से विचलित हो जाती है, जाना तो सीधे चाहिए लेकिन वो थोड़ा सा तिरछी दिखेगी। तो ये आपका प्रकाश के अपवर्तन के कारण ही होता है। तो ये आपके दोनों चैप्टर्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस थे जिन्हें आप अच्छे से तैयार कर लीजिएगा, और अगर कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और अगर क्वेश्चंस अच्छे से समझ में आ गए हैं तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। आप लोग देख लेते हैं लेकिन लाइक नहीं करते, प्लीज़ लाइक भी करिए और अपने फ्रेंड्स के साथ भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि ये वीडियो उनकी भी हेल्प कर सके। और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल आइकन को भी ऑन कर लीजिएगा ताकि आपको आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले।
तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।